हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले एग्जाम यूसी नेट, सीजीपी, पीटी जो यूपी का है और एलटीग्रेट आदि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीति सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? ए ऑप्शन है राज्य को असीमित अधिकार देने पर बल, बी है राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना, सी है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधाएं निर्माण न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवधारणा निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना, ये ग्रीन का योगदान था। ग्रीन जो है उदारवादी आदर्शवादी है, उदारवादी भी है और आदर्शवादी भी है। ठीक है, तो ग्रीन जो है उदारवादी आदर्शवादी, इसलिए वह राज्य के असीमित अधिकार नहीं देते। यानी आदर्शवादी जो होते हैं वो राज्य को क्या करते हैं, असीमित अधिकार देते हैं। ठीक है, यानी कोई सीमा नहीं, राज्य को बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं, व्यक्ति को उसमें अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन उदारवादी व्यक्ति को अधिकार देते हैं। तो ग्रीन क्या है, उदारवादी आदर्शवादी है। तो राज्य को जो है असीमित अधिकार नहीं देता है। उसका दृष्टिकोण था कि राज्य का कार्य श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको प्रतिबंधित करना है। यानी जो बाधाएं हैं जीवन में व्यक्ति के, उसको प्रतिबंधित करना राज्य का कार्य होना चाहिए। और इस प्रक्रिया में राज्य मनुष्य के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का क्या करे, निर्माण करे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? आशीर्वादम, लीकॉक, लास्की, गिलक्राइस्ट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आशीर्वादम। तो डॉक्टर है ये, डॉक्टर ए डी। ठीक है, ए डी आशीर्वादम। तो आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी, कौन सी पुस्तक, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में इन्होंने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य के संबंध में सबसे प्रथम यह जरूरी बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कल्याण का आधार दया या दान न होकर अधिकार हो। ठीक है, और समाज और व्यक्ति के सही संबंध के बारे में नागरिकों के प्रति राज्य के जो उत्तरदायित्व हैं उसके बारे में जो आधुनिक विचार है यह उसी के अनुसार है। और इसके पीछे समाज के जो शारीरिक स्वरूप की अवधारणा है। ठीक है, ये किसकी बात है, लोक कल्याण के राज्य का दान के विषय नहीं अधिकार का विषय, कहते हैं ये डॉक्टर ए डी आशीर्वादम। और कौन सी पुस्तक में यह चीजें लिखी इन्होंने, कल्याणकारी राज्य के संबंध में पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकती है, एक दूसरे के विपरीत है, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए सकते हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता यानी साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, और वैधानिक जो संप्रभुता है जो विधिक दृष्टि से क्या है वो सर्वोच्च है, जबकि वास्तविक संप्रभुता क्या है, सत्ता है। ठीक है, वो क्या है, सत्ता है। और जिसका आशय जो है, जिसका आदेश राज्य में सभी मानते हैं सत्ता का, और व्यवहार में प्राय सभी राज्य जो हैं व्यवस्थाओं में इन दोनों संप्रभुताओं के एक ही स्थल पर केंद्रित होने के कारण अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। और इन दोनों में जो भेद है क्रांति या विद्रोह के समय पता चलता है। तो इन दोनों में जो भेद होता है, जो अंतर होता है, वो कब पता चलता है, क्रांति के समय। ठीक है, विद्रोह के समय पता चलता है, जब वैधानिक संप्रभुता को क्या कर दिया जाता है, उसे पदच्युत कर दिया जाता है और नया व्यक्ति दल सत्ता पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उस पर काबिज हो जाता है। और जो है उस समय राज्य के नए शासक के आदेश क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो तथ्य संप्रभु होता है न कि विविध। तो राइट ऑप्शन वास्तविक और कानूनी संप्रभुता जो है वो साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है? हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा, लॉक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन लॉक। ठीक है, संप्रभुता के स्वरूप और निवास स्थान के विषय में जो लॉक के विचार हैं
वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और लॉक के दर्शन का मुख्य आधार क्या है? व्यक्ति है और उसके अधिकार हैं। ठीक है, व्यक्ति और उसके जो अधिकार हैं वो हैं, और जिनके द्वारा संप्रभुता को क्या करता है? वो मर्यादित करता है, रखता है। ठीक है, और यही कारण है कि लॉक ने अपने दर्शन में संप्रभुता शब्द का प्रयोग सिर्फ क्या किया है? सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसने जो है प्रयोग किया है। ठीक है, और इसका प्रयोग किया है इसने सर्वोच्च शक्ति का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट है, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन इंगित करता है लोक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोक संप्रभुता। रूसो, जे जैक्स रूसो, रूसो ने विधि को सामान्य इच्छा की क्या माना है? अभिव्यक्ति माना है। ठीक है, अभिव्यक्ति माना है किसको? सामान्य इच्छा का जो इसने सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामान्य इच्छा, तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है तो उसमें इसने विधि को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना है, जिसका निर्माण व्यक्तियों के सामान्य कल्याण की दृष्टि से होता है। जो व्यक्ति है उनके कल्याण के लिए होता है। और रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव क्या होती है? उचित होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, उचित होती है रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा होती है, तथा लोक कल्याण को ध्यान में रखती है, लोक कल्याण को। और रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक था। तो रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा पुस्तक इसकी रचना है। आमिल भी इसकी महत्वपूर्ण रचना है रूसो की, और प्रगतिवादी विचारक है ये। नेक्स्ट है, संपत्ति के श्रम विभाजन सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुत करता था बेंथम, मार्क्स, रूसो, लॉक। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन लॉक। लॉक ने लिखा है कि भले ही भगवान ने भूमि तथा अन्य वस्तुओं पर सब मनुष्यों के लिए क्या किया है? समान बनाई है भूमि आदि, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास क्या है? एक संपत्ति होती है। ठीक है, मनुष्य के पास क्या होती है? एक संपत्ति होती है, और जिस पर केवल उसी का अधिकार होता है। हमारी संपत्ति है तो मेरा ही अधिकार होगा, आपकी संपत्ति है तो आपका ही अधिकार होगा, और जिस पर केवल उसी का अधिकार होता है, और उसका शरीर तथा उसके हाथों की मेहनत उसकी क्या होती है? अपनी होती है। क्योंकि हमारे पास अगर संपत्ति है तो हम क्या करेंगे? हमारी अपनी मेहनत की है। ठीक है, हम खुद मेहनत करते हैं तो हमें संपत्ति मिलती है। और जब प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं वह अपना परिश्रम मिला देता है तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। यानी जो नेचर द्वारा मिली है चीजें, प्राकृतिक चीजें हैं, अगर व्यक्ति उसमें परिश्रम करता है, ठीक है, मेहनत करता है, तो उसमें उससे जो फायदा मिलता है वो उसकी अपनी संपत्ति बन जाती है। तो संपत्ति के श्रम विभाजन का सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता जॉन लॉक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकों को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है, उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। यह कथन किसका है? बार्कर, एंजल्स, लेनिन, लास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी लास्की, एच जे लास्की। लास्की काम के अधिकार को विशेष महत्व देता है। किस अधिकार को? काम के अधिकार को विशेष महत्व देता है लास्की। ठीक है, उसका कथन है कि नागरिकों को काम पाने के अधिकार हैं, और नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रखने का अर्थ है कि उन साधनों से वंचित रखना। यानी व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। अगर समाज में रह रहा है, हम समाज में रह रहे हैं, तो हमें भी नौकरी पाने का, काम करने का क्या है? अधिकार है। लेकिन अगर नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रखने का अर्थ है कि उसे उन साधनों से वंचित रखना जो उसके व्यक्तित्व है, जो उसका, ठीक है, उसके व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, लास्की के अनुसार एक बेकार व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो लास्की कहता है कि एक जो बेकार व्यक्ति है, यानी किसी काम का नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, लास्की कहता है। अतः व्यक्ति के लिए रोजगार जुटाना राज्य का क्या होना चाहिए? परम कर्तव्य होना चाहिए, जो कि आजकल होता नहीं है राज्यों द्वारा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? उनका कर्तव्य होना चाहिए। आप खुद ही समझदार हैं, आप देखिए टीजीटी और पीजीटी की कितनी वैकेंसी आई है, और 15 लाख लोगों ने फार्म भरा है, और 4000 वैकेंसी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने लोगों का इसमें भला हो सकता है। ठीक है,
जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जो है धन नहीं होता है, सरकार अपनी चीजों पे खर्च करती है, लेकिन जनता के लिए सरकार के पास जो है पैसे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो लास्ट की फिर फिलहाल तो खैर हमें पढ़ना है, राजनीति में नहीं पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। तो चलिए फिर ये है विचार लास्ट की के फिलहाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन है। कौन सा अधिकार? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जो है, ठीक है। इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। कब से? यूनानी जब आए थे तो यूनानियों के समय से इसका प्रचलन है। और इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध, यानी जो हम है, मानव है, उसके जो अधिकार हैं वो क्या है? प्राकृतिक हैं, ठीक है। प्राकृतिक और क्या है? जन्म सिद्ध है, यानी जो जन्म से हमें मिले हुए वो हमारे जन्म ये सिद्ध अधिकार हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इसके सबसे बड़े समर्थक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? एक, लिखित संविधान, निष्पक्ष निर्वाचन, मौलिक अधिकार पत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। और 9 क्वेश्चन इसका मिलान करेंगे हम, और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा एक, लिखित संविधान, ठीक है। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकार पत्र, और उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी स्वतंत्रता की रक्षक क्या है? एक, लिखित संविधान होना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ है। मौलिक अधिकार होने चाहिए, लोगों को मिलने चाहिए, जिसके अगर सुनवाई ना हो तो हम न्यायालय की शरण में जाएं। और न्यायपालिका होनी चाहिए जो कि हमारी इन अधिकारों की क्या करे? उनकी रक्षा कर सके, जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया में है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय, ठीक है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक व्यवसाय है, जो एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त है और जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। कौन? मार्क्स के अनुसार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, ठीक है, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। क्योंकि मार्क्स मानता था कि सबको एक समान धन वितरण करना चाहिए, ठीक है। और इस बात को आप जानते होंगे, गांधी जी भी का विचार भी इसी तरीके का था, ठीक है। और मार्क्स ने द एंटीथ ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट के अंतर्गत मार्क्स के पूर्ण विकसित वर्ग की नकारात्मक परिभाषा इन शब्दों में दी है कि लाखों करोड़ों परिवार ऐसी आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग ऐसी आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं जो उनकी जीवन पद्धति, उनके हित, उनकी संस्कृति और अन्य समूहों से क्या करती हैं? उन्हें पृथक करती हैं, ठीक है। चाहे कहीं भी देख लें तो उन्हें पृथक करती हैं और उनमें तथा अन्य समूहों में घोर विरोध पैदा कर देती हैं तथा वे एक वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय ऐसे लोगों के समूह से है जिनका आर्थिक व्यवसाय में एक सा स्थान हो, वैसा वर्ग होना चाहिए, ठीक है। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जैसा कि मार्क्स पेश करता है। और यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? सामाजिक पहलू पर, नैतिक पहलू पर, वैधानिक, राजनीतिक। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कि नैतिक अभी हमने पढ़ा था, नैतिक पहलू पर बल दिया गया, ठीक है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक पक्ष में किया, ठीक है। जो प्लेटो था उसने न्याय का, ठीक है, न्याय का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि उसने नैतिक अर्थ में किया। और उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म, लौकिक धर्म, यानी क्या है? लौकिक धर्म, ठीक है, के पर्यायवाची अर्थ में किया। और प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यानी जो न्याय है वो क्या है? प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की क्या है? प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक
अवस्था है। और ये कहता है कौन, जो है ये प्लेटो कहता है। तो यूनानी विचार न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नैतिक पहलू पर बल दिया गया था। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है, यह कथन किसका? अरस्तू का, मेन का, एंजल्स का, मैकाइवर का? राइट ऑप्शन हो जाएगा एंजल्स। एंजल्स ने लिखा है कि राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। एंजल्स क्या कहता है कि जो राज्य का अस्तित्व है वो क्या है? अनंत काल से नहीं है, यानी पहले से, मतलब अनंत काल से नहीं है। और ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, यानी शुरुआत से तो राज्य नहीं था, पहले कबीले होते थे और लोग ऐसे ही रहते थे। तो सार्वजनिक जो, मतलब यानी शुरू से तो राज्य नहीं रहा है। तो जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी, पहले राज्य की कोई कल्पना नहीं थी। मनुष्य क्या था? पशु की तरह एक तरीके से पेट भरने के लिए शिकार करता था, खाता था, पीता था और अपना पेट भरता था और रहता था। ठीक है। और जब, तो इस तरीके से रहता, उस समय राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और ना ही राज्य की कोई कल्पना की गई थी। और आर्थिक विकास के क्रम में एक ऐसी अवस्था आई जब समाज क्या हुआ? अनिवार्यतः वर्गों में विभाजित हो गया और इस विभाजन का अनिवार्य परिणाम राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, ये कहता है एंजल्स। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ना ही कोई राज्य था, ना ही कोई इसकी कल्पना थी, सिर्फ पेट भरने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए पशुओं के समान जिंदगी थी। जैसे कि पशु अपने अपने जीने के लिए दूसरों को मार भी देते हैं और अपने भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही स्थिति हम मनुष्यों की भी थी। और धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। धीरे धीरे लोग जो है मनुष्य संग्रह करने लगा, फिर धीरे धीरे चीजें आई और धीरे धीरे कबीलों में तब्दील हुआ और धीरे धीरे फिर राज्य का आवश्यकता महसूस की गई कि लोगों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। यानी हर व्यक्ति अपनी अपनी भलाई चाहता था। तो धीरे धीरे इन सब चीजों का विकास हुआ और लोगों पर नियंत्रण कैसे, इसके लिए एक सामाजिक समझौता का सिद्धांत कह लें या विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत कह लें, धीरे धीरे आपस में लोगों ने समझौता किया या कैसे भी करके राज्य की आवश्यकता महसूस हुई और राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है। तो एंजल्स ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के एक विशेष मोड़ पर राज्य की क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है, ये कहता है एंजल्स। चलिए 13 क्वेश्चन है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था, सन 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसका प्रारंभ, जो मार्क्सवाद समाजवाद का एक रूप है जिसे कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था, और इसका प्रारंभ एक छोटे से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की प्रार्थना पर 1947-47 में लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन के साथ हुआ था। 14 क्वेश्चन है, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचार में केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है? लॉर्ड कीब्ड, लॉर्ड एक्टन, आर ठक्कर, जी सार्टोरी। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कीब्ड। ठीक है। पूंजीवादी की समाप्ति और उसके स्थान पर समाजवाद के आगमन। पर समाजवाद के आगमन पर सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाजवादी जैसी बातें जो है करना है। और प्रोफेसर जे एम कीन्स थे। ठीक है। जेम्स कीन्स थे, जैसे इंग्लैंड के उदारवादी अर्थशास्त्री ने मार्क्स की पुस्तक कैपिटल, जो है दास कैपिटल को अर्थशास्त्र पर एक जो है सामयिक पाठ्य पुस्तक कहा था, जो न केवल वैधानिक रूप से दोषपूर्ण है बल्कि आधुनिक विश्व के प्रयोग के धरातल पर भी जो है कहते हैं कि अर्थ विहीन है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कीब्स। निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? बेंथम, लास्की, जेस मिल, स्पेंसर। तो ठीक है, कौन था जो इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा जेस मिल। ठीक है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल आधुनिक जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थकों में से था। ठीक है, अनुपातिक समर्थ किसने? तो ये हो जाएगा जेस मिल, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा रमजे मेयर के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और मिल का कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन काल के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है
और इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग की उनकी इच्छा के अनुपात में प्रतिनिधित्व क्या है प्राप्त होता है। ठीक है, तो जे.एस. मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था। और हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।